Good evening, बच्चों. This is the lecture for the invasion of the Mohammad Ghori. On 1175 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अटैक्ड ऑन इंडिया. एंड इसके पहले हमने गजनवी पढ़ ही लिया है. क्या सिनेरियो था, क्यों इसका इम्पैक्ट हुआ, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे. मैनी टाइम्स मोहम्मद गजनवी अटैक्टेड ऑन इंडिया बट नेवर established any rule here, and the Muhammad Ghori attacked on established the dynasty also. This is the basic difference between the two invasions. मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का मूल रूप से यही दो अंतर था कि मोहम्मद गजनवी के जो आक्रमण हुए उसमें आक्रमण लूट और फिर वापसी, आक्रमण लूट और वापसी ये एक पद्धति थी. जबकि मोहम्मद गोरी जो है पहले ही ये डिसाइड करके आया था कि जब भी वो आएगा लूटेगा चला जाएगा, लेकिन जब मौका मिला तो वो यहाँ इस्टेब्लिश भी होगा. तो वो एक दिमाग में लेकर के मोहम्मद गोरी 1175 में भारत आता है. नाउ व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अटैक. आक्रमण के क्या कारण थे. गजनवी एंड गोर डायनेस्टीज वर राइवल्स. स्टिल इन द वेस्टर्न पंजाब was under the rule of the Ghaznavis. He wanted to capture that area and wanted to save his region in the east side. देखिए गजनवी और गोर डायनेस्टीज़ वहाँ पर वेस्ट में जो थे आपस में दुश्मन थे. और जब यहाँ पर गजनवी वंश ख़त्म हो गया था तो भी कुछ हिस्से भारत के जो पश्चिमी हिस्से हैं वो अभी भी गजनवी डायनेस्टी के पास बने हुए थे. तो जब मोहम्मद गोरी आया तो उसका ये विचार था कि ये हिस्से जो हैं उसी राइवलरी के चलते हमें छीन लेने चाहिए. इन वेस्ट ख्वाजा शाह ख्वारिज्म ऑफ शाह ऑफ ख्वारिज्म नॉट अलाउइंग हिम फॉर एक्सपेंडिंग. देखिए जो ख्वारिज्म एक जगह है और वहाँ का एक शाह था जो कि बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहा था, और वो एक्सपेंशन कर रहा था इसलिए मोहम्मद गोरी वेस्टर्न साइड में यानी ईरान की साइड में वो एक्सपेंशन नहीं कर सकता था. तो फिर वो किस तरफ करेगा. नेचुरली वो ईस्ट की साइड करेगा और ईस्ट में इंडिया था. वो ही वॉज वेरी एम्बिशियस एंड वॉन्ट टू एक्सपैंड द एंड ऑल्सो इस्टेब्लिश हिज टेरिटरीज. वो बहुत एम्बिशियस था. कौन. मोहम्मद गोरी महत्वाकांक्षी था और भारत में अपने इलाके बसाना चाहता था. नाउ व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1175. 1175 में भारत की क्या स्थिति थी. In 1175, India was still like the one as it was before 150 years. जैसा वो 150 साल पहले था वैसा ही अभी भी था. In the north west, अब क्या क्या चीज़ें वहाँ पर थी. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सिंध और मुल्तान थे और पंजाब थे. और सिंध वॉज रूल्ड बाय द सुमेर कास्ट ऑफ शिया. मुल्तान वॉज ऑल्सो रूलिंग मुस्लिम करमाथी डायनेस्टी एंड पंजाब वाज रूल बाय द गजनवी. जो ये तीन इलाके वेस्ट के थे जो अभी मुसलमानों के पास में थे, इन तीन इलाकों में से जो पहला था वो सिंध, वो सुम्र कास्ट के जो मुस्लिम्स थे उनके पास था. दूसरा करामाती मुस्लिम्स थे. और जो थर्ड वन जो कि इंडिया से लगा हुआ था वो गजनवी डायनेस्टी के पास था. तो इस तरीके से पूरा जो अपना मुल्तान और सिंध का जो क्षेत्र है वो पूरा उन लोगों के पास ही था. ऑन दिल्ली एंड अजमेर पृथ्वीराज चौहान वॉज रूलिंग as a Jahman dynasty. He was very ambitious and so all the neighboring states were not friend for him. देखिए पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर पे शासन कर रहा था, लेकिन चूंकि लगातार वो आसपास के राज्यों को हड़पने में लगा था और उसके दूसरे भी कारणों से उन लोगों के साथ मैत्री संबंध नहीं रह गए थे. इसलिए एट द टाइम ऑफ एनी इन्वेजन और अटैक दे आर नॉट रेडी फॉर हिज हेल्प. तो वो कोई भी इसकी सहायता के लिए तैयार नहीं थे. चालुक्य डायनेस्टी वॉज रूलिंग ऑन द गुजरात. ही वॉज नॉट फ्रेंड ऑफ पृथ्वीराज थर्ड. जो चालुक्य डायनेस्टी है जिसको सोलंकी वंश भी कहा जाता है, ये गुजरात में शासन कर रहे थे और ये भी पृथ्वीराज तृतीय के मित्र नहीं थे. गढ़वाल डायनेस्टी वॉज रूलिंग ऑन कन्नौज whose ruler was Jayachand. His daughter was taken by the Prithviraj Chauhan for marriage and so that he was not the friend with him. तो ये गढ़वाल डायनेस्टी जो थी वो कहाँ पर थी. कन्नौज में थी. जयचंद वहाँ रूल कर रहे थे. पृथ्वीराज की जो पुत्री थी संयोगिता उसका अपहरण पृथ्वीराज चौहान ने ले लिया था. उसकी जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता उसका अपहरण कर लिया था, शादी कर ली थी, जिसके कारण जयचंद उससे नाराज़ था. सो दे आर ऑल्सो समबडी सेइंग, सम हिस्टोरियंस आर सेइंग कि उसने इनवाइट किया था मोहम्मद गोरी को, लेकिन इनवाइट नहीं, वैसे ही राइवलरी का पता चल जाता है तो दुश्मन लोगों के हाथ पक्के हो जाते हैं.
ऑन बुंदेलखंड परमार्दी ऑफ चंदेल डायनेस्टी वॉज रूलिंग। बुंदेलखंड में परमार्दी चंदेल वंश का रूल कर रहा था। पाल एंड सेन डायनेस्टी वॉज रूलिंग ऑन बंगाल। तो इस तरीके से पूरा का पूरा भारत में इस तरह के राज्य थे। अटैक ऑन इंडिया। ऑन हिज फर्स्ट अटैक इन 1175 ऑन सिंध एंड मुल्तान ही कंकर्ड सम पार्ट ऑफ सिंध। सबसे पहले अटैक 1175 में किया उसने सिंध और मुल्तान पर, और उसमें सिंध का कुछ भाग उसने जीत लिया। ऑन 1175 ही अटैक्ड ऑन गुजरात। ही वॉज डिफीटेड बाय मूलराज सेकेंड विच वॉज सोलंकी और चालुक्य रूलर। देखिए गुजरात में सोलंकी वंश का मूलराज द्वितीय वहाँ पर शासन कर रहा था, जिसने 1178 में इसको हरा दिया जब इसने वहाँ अटैक किया। ही अटैक्टेड फ्रॉम 1179 to 1192 ऑन पंजाब एंड फिनिश द गजनवी डायनेस्टी। लगातार 1179 से 1192 तक उसने पंजाब पर आक्रमण किए और अंततोगत्वा गजनवी वंश वहाँ से समाप्त कर दिया। ही वन बटिंडा इन 1188। 1188 में उसने बटिंडा जीत लिया। नाउ इन नेक्स्ट वॉर ही फॉट विद द पृथ्वीराज थर्ड ऑन तराइन। इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ 1191। इन दिस वॉर ही वॉज डिफीटेड बाई पृथ्वीराज थर्ड वेरी बैडली। 1191 में उसने तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय के साथ किया और इस युद्ध में उसको बहुत बुरी तरह से हरा दिया पृथ्वीराज चौहान ने। इन द सेकेंड वॉर ऑफ तराइन ही केम बैक इन 1192 एंड फाइट विद पृथ्वीराज थर्ड एंड डिफीटेड हिम। द्वितीय युद्ध जो 1192 में अगले ही वर्ष हुआ, जो तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है, इस बार बहुत अच्छी तैयारी से मोहम्मद गौरी आया था और इस बार जो पृथ्वीराज चौहान था वो निश्चिंत हो चुका था, इसलिए जब वो वहाँ पर आया तो इस युद्ध में वो मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। वेरी सुन ही कंकर अजमेर इन 1193। दिल्ली बिकेम हिज कैपिटल। अजमेर को जीत लिया 1193 में। अजमेर वॉज द कैपिटल ऑफ पृथ्वीराज, तो वो पूरा जीत लिया, यानी कि चौहान डायनेस्टी फिनिश हो गई। उसके बाद दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बना लिया। इन 1194 ही डिफीटेड जयचंद ऑन द वॉर ऑफ चांदवार। चांदवा के युद्ध में उसने जयचंद जो कन्नौज का राजा था उसको हरा दिया। इन 1195-96 ही केम अगेन इन द इंडिया एंड वन बयाना एंड द ग्वालियर। 1195-96 में वो फिर भारत आया, उसने अटैक किया और बयाना और ग्वालियर के क्षेत्र जीत लिए। आफ्टर दिस ही गो बैक टू गजनी ही टू डील विद द अनरेस्ट ऑफ द टेरिटरी एंड अपॉइंटेड ऐबक एज अ टू टेक केयर ऑफ द रीजन टू द इंडियन टेरिटरीज। देखिए इसके बाद वो वापस गजनवी गया और वहाँ पे ईरान की तरफ से कुछ तनाव उठ रहा था और उसी को ख़त्म करने के लिए जो विद्रोह था वो वापस गजनवी गया और यहाँ पर ऐबक को नियुक्त कर गया कि वो भारत में जितने जीते हुए क्षेत्र हैं उनकी ध्यान रखे। बट ही नेवर कैम बैक एंड डाइड एंड सून इंडिया वॉज रूल्ड बाय द न्यू टर्की डायनेस्टी। वो वापस नहीं आया, लेकिन जो अपने व्यक्तियों को यहाँ छोड़ गया था उन लोगों ने यहाँ एक नए वंश की नींव डाली और ये तुर्की डायनेस्टी थी, तुर्की वंश था जो कि अब भारत में रूल करने वाला था। सो वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही। सो व्हाट वर द इम्पैक्ट्स? ऑल द इम्पैक्ट्स आर जस्ट लाइक द गजनवी अटैक ऑफ गजनी। जैसे गजनवी के अटैक के जो प्रभाव थे लगभग वही प्रभाव पड़े। जो चीज़ नई थी वो देख लीजिए। द न्यू थिंग इज़ दैट द न्यू मुस्लिम डायनेस्टी बिकेम द रूलर ऑफ द इंडिया एंड फॉर सेवरल ईयर्स। देखिए उस समय भारत में इस्लाम आया था अरब के आक्रमण के समय, अब इस्लाम शासन में आ चुका है और आने वाले कई वर्षों तक अब इस्लाम का ही रूल यहाँ पर रहेगा। इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस विद द न्यू कल्चर एंड रिलीजन। इंडियन जो भारत का जो संस्कृति है और जो धर्म है वो नई संस्कृति और धर्म से प्रभावित होने वाला था। दिस वाज द बेसिक इम्पैक्ट ऑफ द अटैक ऑफ द मोहम्मद गौरी। बच्चों इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू द लेक्चर ऑन द कुतुबुद्दीन ऐबक, द रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। हम लोग अगले उसमें पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, गुड डे।